हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने आकाशगंगा को देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार को देखा, तारों की संरचना, उसका निर्माण किस प्रकार होता है और किस प्रकार वह वृद्धा अवस्था को प्राप्त करता है और उसका अंत हो जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सोलर सिस्टम के अंतर्गत सन के बारे में जानेंगे। सूर्य के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सन चैप्टर जानने में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सूर्य की संरचना को देखेंगे, आंतरिक संरचना को। कोर किसे कहते हैं इसको जानेंगे। क्या कोर जो है सन का ठोस है या गैसीय पदार्थ का बना हुआ है। कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, रेडियोएक्टिव जोन क्या होता है, फोटोस्फीयर किसे कहते हैं, क्रोमोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कोरोना जो एक सूर्य की घटना है, इसका निर्माण कैसे होता और सबसे अधिक हमें किस समय ये दिखता है। सन स्पॉट्स कैसे बनते हैं, सन स्पॉट का साइकिल क्या है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। ग्रैनुलेशन क्या है और प्रोमिनेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। साथ में हम लोग सोलर मैक्सिमा, सोलर मिनिमा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियोलिस, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक सन। सूर्य इसे फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे ही हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है, सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है, इसलिए ये पूरे सोलर सिस्टम को का संचालन करता है, इसलिए इसे फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य एक तारा है, हम लोग सब जानते हैं सूर्य एक तारा है। तारे में अपना प्रकाश होता है और यह अपनी युवा अवस्था में है। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न किया था सूर्य कौन सी अवस्था में है तथा ये किस रंग का है। तो सूर्य जो है अपनी युवा अवस्था में है और ये वर्तमान में पीले रंग का है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है और यह हमारी पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये हमारी पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसकी जो दूरी है 14,95,98,900 किलोमीटर है। इसकी दूरी 14,95,98,900 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इस दूरी को एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा मापा जाता है। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा मापा जाता है। सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के केंद्र के 25,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। क्योंकि आकाशगंगा का अभी तक पूरे लंबाई चौड़ाई का पूरी तरह से अध्ययन नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग एक अनुमानित दूरी यहाँ पे लिख रहे हैं। 25,000 किलोमीटर से 28,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। कोई भी ब्रह्मांडीय या खगोलीय पिंड की दूरी जो है प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। तो हमारा जो आकाशगंगा है वो कैसा है, स्पाइरल है और सूर्य जो है उसके दूसरे कड़ी में है, 3 भुजाओं वाला है। तो सूर्य जो है दूसरे कड़ी में स्थित है। इसे आप आकाशगंगा वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर
220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। जिस तरह अर्थ परिक्रमा कर रहा है या और सारे प्लैनेट्स परिक्रमा कर रहे हैं सन के चारों, ठीक उसी प्रकार सन जो है वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? वो आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। किस गति क्या है इसकी? 220 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति है। इसका परिक्रमण काल जो है यानी कि गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने को परिक्रमण काल बोलते हैं। तो इसका परिक्रमण काल जो है 25 करोड़ वर्ष है। यानी कि एक परिक्रमा करने में, आकाश गंगा का एक परिक्रमा करने में इसे कितना वर्ष लगेगा? 25 करोड़ वर्ष लगेंगे। और ये वर्ष किस में होगा? ये वर्ष जो होता है ये ब्रह्मांडीय वर्ष होता है, कॉस्मिक ईयर होता है। सूर्य अपने अक्ष पे जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है। जैसे हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे जो है वो पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। तो उसी प्रकार जो है सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और ये किसकी परिक्रमा करता है? ये आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। सूर्य की उम्र लगभग 4.6 मिलियन वर्ष है। वर्तमान में जो अगर सूर्य की उम्र की बात करें तो ये 4.6 मिलियन वर्ष है और इसका अंत होने में अभी 4 बिलियन ईयर्स लगेंगे, जब इसका हाइड्रोजन पूर्णतः खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, यानी कि हाइड्रोजन के 4 अणु मिलके एक हीलियम का निर्माण करता है। और इसी प्रक्रिया के कारण एक समय ऐसा आएगा जब इसके हाइड्रोजन जो है समाप्त हो जाएंगे और ये समाप्त हो जाएंगे और इसका सुपरनोवा जैसा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा, सुपरनोवा जैसा विस्फोट होगा और ये फिर रेड जाइंट बनेगा। और जब सूर्य का विस्फोट होगा तो इसके साथ साथ इसके निकटवर्ती जो ग्रह हैं जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? सूर्य जो है सुपरनोवा जैसा विस्फोट होगा, उसके बाद ये रेड जाइंट में परिवर्तित होगा। रेड जाइंट जो है ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा और व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा और धीरे धीरे ये ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा और इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आप स्टार वाले वीडियो को जरूर देखें, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुपरनोवा विस्फोट क्या है, रेड जाइंट कैसे बनता है, व्हाइट ड्वार्फ कैसे बनता है और ब्लैक होल में वो किस तरह समाहित होता है। इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी पिछले वीडियो से। तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे व्हाइट ड्वार्फ रेड ड्वार्फ में चेंज होता है। सूर्य की संरचना की अगर हम बात करें तो सूर्य का जो रेडियस है वो 6,96,000 किलोमीटर है। सूर्य का रेडियस जो है 6,96,000 किलोमीटर है और सूर्य एक तारा है और ये इसका निर्माण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण जो है गैस से हुआ है। गैस का एक गोला है, इसमें जो है 3 लेयर पाए जाते हैं। सूर्य में मुख्यतः 3 लेयर है जिसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। सूर्य चूंकि एक तारा है तो हम लोग तारों के बारे में जानते हैं कि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलना प्रारंभ करती है और एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश निकलती है। सूर्य में का जो स्ट्रक्चर है
उसको जानने से पहले हम लोग इस इमेज को देख लें ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ आए। तो ये जो बीच वाला भाग है इसे केंद्र कहते हैं, कोर कहते हैं। दूसरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव जोन बोलते हैं, रेडियो एक्टिव जोन बोलते हैं। और तीसरे भाग को कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। ये 3 मुख्य लेयर हैं जो कि आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा ये जो पतली पट्टी ग्रीन कलर की आपको दिख रही है इसे फोटोस्फेयर कहते हैं, और ब्लू पट्टी जो पतली जैसी ये भी दिख रही है इसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और ये जो अनियमित संरचना आपको दिख रही है इसे क्या कहते हैं? इसे कोरोना कहते हैं। तो ये सूर्य की इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग 3 जो है मुख्य रूप से देखेंगे, कोर, रेडियोएक्टिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। तो चलिए इसको समझते हैं। कोर क्या होता है? सन का जो कोर है या केंद्र है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सब यहाँ पे ही जो है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है और यहाँ पे ही भारी मात्रा में प्रकाश और एनर्जी निकलती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, कोर का टेम्परेचर ये काफ़ी अधिक होता है। ये जो टेम्परेचर होता है ये 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप समझ भी नहीं सकते इस तापमान पे कुछ भी जीवित रहना या कोई पदार्थ वहाँ तक पहुँच पाना भी संभव नहीं है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर हम बात करें तो सूर्य जो है अपने वर्तमान आयु का लगभग 4 अरब पर पूरा कर चुका है। इसमें अधिकांश हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित हो चुके हैं। हीलियम एक भारी गैस है। हीलियम जो है भारी गैस है, इस कारण इसका कोर का जो डेंसिटी है वो अधिक है। कोर की डेंसिटी अधिक है। इस तापमान पर जितना 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस तापमान पे क्या होता है कि एटम का विभाजन होने लगता है। जो एटम है इसका विभाजन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई में होता है। ये विभाजन किस में होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई में होता है। और ये नाभिक परमाणु के नाभिक संलयन करते हैं और ये नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है। यही घटना से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। तो ये घटना कहाँ होती है? ये जो होती है सूर्य के केंद्र में होती है, कोर में होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट पट्टी जो है वो रेडियोएक्टिव जोन है, विकिरण पेटी है। रेडियोएक्टिव जोन में क्या होता है? सूर्य के केंद्र से जो भी ऊर्जा निकल रही है या न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इससे एक्स और गामा रेज बनते हैं। और ये जो है फोटोन जो कि एनर्जी का वाहक होता है, एनर्जी का कैरियर होता है, उसका निर्माण होता है। और यही जो है फोटोन जो है वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि एक्स और गामा और फोटोन जब केंद्र को पार करते हैं, ये आप देखो कि ये केंद्र से जब एक्स गामा रेस पार करते हैं, एक्स और गामा रेस केंद्र से पार करते हैं फोटोन के जरिए। फोटोन क्या है? एनर्जी का एक वाहक होता है। तो इस जोन को पार करके यहाँ पे आने में, रेडियोएक्टिव जोन में आने में इसको 1 मिलियन वर्ष लगते हैं। 1 मिलियन से भी ज़्यादा समय लग जाता है। अब सोच लो कि यहाँ से बस यहाँ आने में कितना ज़्यादा समय लगता है। यही एनर्जी जो है पृथ्वी पर आती दिखती है। ये जो यहाँ पे केंद्र में एनर्जी बना और यहाँ पे रेडियोएक्टिव जोन में आया, फिर यही एनर्जी जो है कंसेंट्रिक जोन में आया, फिर फोटोस्फेयर में आया। तो केंद्र में ही जो भी क्रिया होती है न्यूक्लियर फिजन का, ये एक केंद्र में ही होता है। तो इस सिर्फ
एक लेयर को पार करने में, यानी कि केंद्र से आके ये रेडिएटिव जोन में आने में इसको 1 मिलियन ईयर्स लगते हैं। उसके बाद दूसरा जो है संवहनीय मेखला है, कंसेंट्रिक जोन है। कंसेंट्रिक जोन के में क्या होता है, यह सूर्य के आंतरिक संरचना की बाहरी परत है और ये जो है सेल की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। और इसमें जो सेल का संरचना होता है ये अलग अलग पाया जाता है। अगर हम बात करें, ये सूर्य की आंतरिक संरचना है, इसे कोर कहते हैं। ये हो गया रेडिएटिव जोन और ये हो गया कंसेंट्रिक जोन। ठीक है, तो कंसेंट्रिक जोन में क्या होता है, यह सबसे बाहर की परत है और इसमें जो सेल की संरचना है वो अलग अलग होती है। नीचे आधार की ओर जो है सेल जो है वो बड़ा होता है, भारी होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर परत के पास आता है सेल जो है उसका जो वो छोटा होते ही जाता है और इसी सेल में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है और इसी सेल के द्वारा जो है एनर्जी निकलती है बाहर की ओर। मतलब इस सेल में जब एनर्जी बाहर की ओर आती है तो ये एनर्जी कहाँ पहुँचता है? ये एनर्जी पहुँचता है फोटोस्फेयर में। ये एनर्जी फोटोस्फेयर में पहुँचता है। और जब ऊर्जा जो है कंसेंट्रिक जोन से निकलती है और सूर्य की सतह पे आती है तो उसे ही प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर में कहते हैं। यही सतह हमें दिखाई पड़ती है पृथ्वी से। ये सतह ही हम जो सूर्य में देखते हैं कि सूर्य हमें सफ़ेद दिखता है तो हमें बस फोटोस्फेयर दिखता है। कोर जो है सूर्य का नहीं दिखता है, ना ही कोर दिखता है, ना ही रेडिएटिव जोन दिखता है, ना ही कंसेंट्रिक जोन दिखता है। जो हमें दिखता है वो है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर यही सतह प्रकाशित होती है और इसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम सन के कोर को नहीं देख पाते हैं और जब यही जो है प्रकाश जो है फोटोन के माध्यम से हम तक पहुंचती है तो इसे इंसोलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही इंसोलेशन कहते हैं, जिसको हम लोग आगे अलग से एक चैप्टर के रूप में देखेंगे। प्रकाश मंडल में प्रकाश तो होता ही है, साथ में कुछ गैसों का भी घटक होता है, कुछ गैसें भी पाई जाती हैं। इसमें जो मुख्य दो गैसें हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन जो है 73.46% है और हीलियम जो है द्वितीय स्थान पे 24.85%। चूँकि तारा जो है उसका निर्माण हाइड्रोजन से ही होता है, इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है और ये हाइड्रोजन ही हीलियम बनता है। अगर हीलियम की मात्रा अधिक होती, यानी कि सूर्य जो है अपने अंतिम अवस्था पे रहता, तो यहाँ पे सूर्य में ऐसा नहीं है। सूर्य में हाइड्रोजन अभी ज़्यादा है, हीलियम कम है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ऑक्सीजन गैस मिलते हैं। कार्बन जो है 0.29% कार्बन पाई जाती है। आयरन की मात्रा 0.16% है। सोडियम गैस के रूप में 0.12% है। नियान गैस जो है 0.12% है और अन्य बहुत सारे गैसें भी सूर्य में पाई जाती है जो कि 1% है। ये सोर्स जो है नासा के द्वारा जारी किया गया था 2010 में। नासा ने ही बताया था कि सूर्य के जो में ये सब गैसें पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है क्रोमोस्फेयर, जिसे वर्णमंडल कहते हैं। तो वर्णमंडल जो है ये प्रकाश मंडल से जब ऊर्जा निकलती है, रोशनी निकलती है, तो ये
सूर्य के वायुमंडल में आती है। तो ये जो वर्णमंडल है ये सूर्य का वायुमंडल है। जैसे पृथ्वी पे वायुमंडल पाई जाती है उसी प्रकार सूर्य में भी वायुमंडल होती है, तो जिसका नाम है क्रोमोस्फेयर या वर्णमंडल। जब प्रकाश मंडल के बाहरी परत के बाद स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाती है, यहाँ जो हाइड्रोजन होती है वो ऋणात्मक रूप से कम हो जाती है। अब सूर्य में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटते रहती है। जिस तरह पृथ्वी पे घटनाएं घटती हैं, कभी ज्वालामुखी आ जाता है, तो उस प्रकार सूर्य पे भी कुछ घटनाएं अलग अलग घटती हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या होता है? तो सूर्य से जो ऊर्जा है वो दो तरह से निकलती है। एक जो नॉर्मल निकलती है, जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरी क्या होती है, कभी कभी ऊर्जा जो है काफ़ी अधिक मात्रा में बनती है। जब अधिक मात्रा में बनेगी तो ऊर्जा जो है निकलती भी ज़्यादा है। तो अधिक मात्रा में जब निकलती है तो उसे ही सोलर फ्लेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहते हैं। ये आप देखो कि कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, ये सेल है, ये नीचे की ओर भारी सेल है, ऊपर की ओर छोटा सेल है। जब इससे एनर्जी काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगी तो इससे ही क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं। अब ये सोलर फ्लेयर जो बनती है, इसके साथ साथ एक घटना और घटता है साथ साथ, मैग्नेटिक आर्क का। तो मैग्नेटिक आर्क क्या है? मैग्नेटिक आर्क क्या होता है? जब सोलर फ्लेयर की घटना घटती है और ये घटना सूर्य के उत्तरी गोलार्ध के पास घटती है। किसी भी पिंड में दो जो है पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो जब सूर्य के उत्तरी गोलार्ध के निकट सोलर फ्लेयर की घटना घटी, यानी कि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ और ये बहुत भारी मात्रा में बाहर की ओर निकला, तो उसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। और जब ये नॉर्थ पोल के पास निकला और क्या हुआ कि एनर्जी तो क्या हो गया, एनर्जी हमेशा हाई से लो की ओर चला करती है, यानी कि अधिक जहाँ पे है उससे कम की ओर फ्लो हुआ करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी तो बाहर निकल गया, जहाँ पे एनर्जी कम है वो एनर्जी वहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे कुछ गैसें निकली और साथ में हाइड्रोजन भी निकलता है। जब एनर्जी निकलती है इसके साथ बहुत सारी गैसें और हाइड्रोजन भी निकलता है। ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो ये निकलता है तो ये वापस नहीं जाता है, ये बाहर अंतरिक्ष में विलुप्त नहीं होता है। ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये सन के पोल की ओर मुड़ जाता है, उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाता है और पुनः सन में वापस आ जाता है। तो इसी घटना को मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। और जब इस सूर्य से हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है तो इसे ही प्रोमिनेंस कहते हैं। जब हाइड्रोजन भी उत्सर्जित होता है गैसों के साथ तो उसको प्रोमिनेंस कहते हैं। और जब हाइड्रोजन नॉर्थ पोल की ओर चला जाता है और वापस सन में आ जाता है तो इसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक आर्क किसे कहते हैं और सोलर फ्लेयर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोलर फ्लेयर की तो घटना घटी, तो ये जब क्रोमोस्फेयर तक पहुँच जाती है तो ऊर्जा बाहर की ओर चली जाती है, अभी हम लोग ने देखा। और जो गैसें होती हैं वो पुनः सूर्य में वापस आ जाती है। गैसों में कौन सी गैस? हाइड्रोजन, जिसे जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंस बोलते हैं। तो गैस वापस में आ गई, कुछ गैस तो अंतरिक्ष में चली गई और एनर्जी जो है हाई मीडियम से लो मीडियम की ओर चला गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जगह क्या हुआ, खाली हो गया।
जगह क्या हुआ, खाली हो गया और यहाँ पे एक हल्की रोशनी दिखने लगी और इस रोशनी को ही क्या बोलते हैं, कोरोना कहते हैं। ये जो रोशनी है सबसे अधिक जो है सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो हम लोग कोरोना को बहुत आसानी से देख पाएंगे और इसे पहचान पाएंगे। कोरोना के बाहर जो है ये जो है रोशनी बाहर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जो बाहर की ओर रोशनी प्रवाहित होती है इसको प्रोटॉन धारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रोटॉन धारा कहते हैं, प्रोटॉन धारा। और ये जो इसका निर्माण फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर से होता है। फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर क्या है, ये ना गैस है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, ये प्लाज्मा अवस्था है। तो इसका ये है कोरोना। और इसे जो है सूर्य मुकुट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सूर्य मुकुट भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक जो है कब दिखता है, ये हमें जब सूर्य ग्रहण होता है तभी दिखता है। ठीक है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, काली रेखाएं देखी जाती है कोरोना में, जिसे फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं। फ्रॉनहोफर लाइन क्या होता है, कोरोना में स्थित एक काली रेखाएं होती है जिसे फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं और कुछ बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, सोलर फ्लेयर जो है गैस, इसमें से जो गैस होती है वो कोशिकाओं के बीच से निकलती है और इसका जो वेग होता है निकलने का, सोलर फ्लेयर जो निकलते हैं वो 700 किलोमीटर, सोलर फ्लेयर का जो निकलने का वेग होता है ये वेग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट घटना जो घटती है ये कूलर पैच है। कूलर पैच क्या होता है, जब सूर्य से जो ऊष्मा जो है वो कैसे निकलती है, कोशिकाओं द्वारा बाहर निकलती है। तो कोशिकाओं द्वारा जब ऊष्मा बाहर निकलती है, मैं डायग्राम से समझाती हूँ इसे। ये कोर है, ये रेडिएक्टिव जोन है, ये कंसेंट्रिक जोन है। तो कंसेंट्रिक जोन में क्या हम लोगों ने देखा था कि नीचे की ओर जो है कोशिका बड़ी होती है, ऊपर की ओर कोशिका छोटी होती है। तो ये कोशिका के सहारे ऊष्मा जो है बाहर की ओर निकलती है। और जब बाहर की ओर ऊष्मा निकलती है तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ बहुत सारे गैसें भी निकलती हैं। तो गैस जब निकलती है तो गैस में कुछ गैस तो अंतरिक्ष में वापस चली जाती है, अंतरिक्ष में लुप्त हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होता है ये कुछ दूर तक जाके सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस सूर्य में आ जाता है। वापस जब सूर्य में आता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम हो जाता है। तापमान जो है इसका अपेक्षाकृत कम हो जाता है। और जब वहाँ पे ऐसे हाथ करेंगे तो एक जगह बहुत गर्म है, एक जगह बहुत ठंडा है, तो आपको एक पैच जैसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये सेल से निकल रहा है, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे निकल रहा है। तो ये भाग तो काफ़ी गर्म है, ये भाग काफ़ी गर्म है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गैस निकल गई, ऊर्जा तो चली गई जहाँ पे हाई मीडियम से लो मीडियम की ओर। जो भी गैस, अन्य गैस है वो अंतरिक्ष में विलुप्त हो गए। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होता है वो सन के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस इसमें आने लगता है। तो वापस जब इसमें आता है, इस तरह से वापस आने लगता है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक कुछ देर तो वो बाहर में रही, तो बाहर में रहने के कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो अपेक्षाकृत कम हो गया। तो जहाँ पे अगर वहाँ पे आप ऐसे हाथ करोगे तो क्या लगेगा, हाँ ये भाग जो है अपेक्षा ठंडा है, और इसे ही क्या बोलते हैं, कूलर पैच बोलते हैं। और इसे ही जो भाग जो ठंडा होता है इसे ही बोलते हैं कूलर पैच। कूलर पैच जो है और सन स्पॉट जो है लगभग एक ही घटना है, बस इसको देखने का जो है जरिया अलग अलग है। अगर हम उस पर हाथ रख रहे हैं तो बोल रहेंगे नहीं ये भाग ठंडा है तो इसको कूलर पैच बोलेंगे। और सन स्पॉट क्या है, जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे तो क्या होता है कि हम जो भाग थोड़ा ठंडा है उस कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये भाग हमें दूर से काला दिखने लगता है, स्पॉट की तरह दिखता है, इस कारण इसको सन स्पॉट बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कूलर पैच और सन स्पॉट में क्या अंतर है, तो अंतर कुछ भी नहीं है, बस एक देखने का तरीका है। अगर जब हाइड्रोजन ठंडा होकर वापस आ रहा है तो वो भाग को जो एक पैच बनता है तो उसे कूलर पैच बोलेंगे। इस तरह जब क्या होता है हाइड्रोजन वापस आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, ये जो है जब निकल रहा है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी अधिक होगा, लेकिन जब ये बाहर निकल गया और यहाँ पे कुछ देर रहा तो अपेक्षाकृत ठंडा हो गया। जब ये वापस आया तो इसमें कुछ ठंडापन हो जाता है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इसे कूलर पैच बोलते हैं। सन स्पॉट क्या, अब मैं पृथ्वी पे यहाँ पे स्थित हूँ, पृथ्वी पे, तो मैं तो यहाँ से देख रही हूँ, तो ये जो भाग है जहाँ से हाइड्रोजन गर्म ठंडा हाइड्रोजन अंदर गया, ये हमें कैसा दिखेगा, हल्का काला जैसा दिखेगा, और इसे ही सन स्पॉट बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा सन स्पॉट क्या है। और ये जो क्रिया है सन स्पॉट की या सूर्य कलंक इसको कहते हैं, ये क्रिया जो है 11 वर्षों तक होता है। तो ये सन स्पॉट कुछ इस तरह से हमें पृथ्वी पे दिखेगा। जब हम पृथ्वी से देखेंगे, डायरेक्ट तो हम देख नहीं सकते हैं, तो हम इसको हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के जरिए देखेंगे, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखता है। चूँकि ये काला दिखता है, टेम्परेचर कम होने के कारण ये काला दिखता है, इसलिए इसे सन स्पॉट कहते हैं। अब ये 11 वर्ष का साइकिल कैसे होता है, सन स्पॉट का साइकिल होता है जो कि 11 वर्षों का होता है। तो क्या होता है, जब इक्वेटर के पास से ये शुरू होता है, ये जिस तरह पृथ्वी पे इक्वेटर है उस तरह सन पे भी इक्वेटर है, बीच वाले भाग को भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो जब ये भाग से सन स्पॉट शुरू होता है, ठीक है ना, और ये कहाँ तक जाता है, ये 40 डिग्री नॉर्थ तक पहुँच जाता है, 40 डिग्री नॉर्थ तक पहुँच जाता है। तो इसको पहुँचने में कितना समय लगता है, 5.6 वर्ष का टाइम लगता है, 5.5 साल का समय लगता है कहाँ तक पहुँचने में। सन के इक्वेटर से इसको 40 डिग्री नॉर्थ में पहुँचने में इसको 5.6 वर्ष का समय लगता है। ये वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर ये वापस आता है इक्वेटर तक, फिर ये पुनः वापस आता है 40 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर तक, जिसको फिर से 5.6 वर्ष लगता है।
तो इस तरह अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 11 लगभग 11 वर्षों का समय लगता है सन स्पॉट साइकिल बनने में। इसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? सन स्पॉट को सबसे पहले जो है जर्मनी के वैज्ञानिक हेनरिच स्वाब ने की थी। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सन स्पॉट साइकिल की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक हेनरिच स्वाब ने की थी। तो सन स्पॉट जो है वो क्या है और कैसे बनता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सन के इक्वेटर से शुरू होता है और ये 40 डिग्री नॉर्थ तक जाता है। सन के 40 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, जिसको जाने में 5.6 वर्ष का समय लगता है। जब ये 40 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचता है तो फिर ये पुनः वापस आता है इक्वेटर तक। ये सन का इक्वेटर है और यहाँ पे पुनः ये वापस आता है, 5.6 वर्ष लगते हैं। तो टोटल मिला के इसको कितना समय लग गया? 5.5, 5.6। तो इसे लगभग 11 वर्षों का समय लग जाता है एक सोलर साइकिल पूरा करने में। और ये जो सन स्पॉट है इससे जलवायु की दिशा भी प्रभावित होती है। जलवायु भी काफ़ी मात्रा में ये प्रभावित करता है। इससे क्या होता है? एल नीनो इफेक्ट होता है, जेट स्ट्रीम इफेक्ट होता है। उसके बाद आयन मंडल में भी कई घटनाएं देखने को मिला है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जो है सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा क्या होता है। अब यही जो घटना सन स्पॉट्स वाली है, सूर्य के इक्वेटर पे सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है। सूर्य के इक्वेटर के पास जो है अधिक ऊर्जा निकलती है। तो जो अधिक ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? सोलर मैक्सिमा कहते हैं। और 40 डिग्री नॉर्थ के पास क्या होता है? ये ऊर्जा की मात्रा जो सन से एनर्जी निकल रही है वो कम हो जाती है, जिसे सोलर मिनिमा कहते हैं। सोलर मैक्सिमा क्या हुआ और सोलर मिनिमा क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और घटना घटती है, अरोरा। अरोरा आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से जाना होगा, जानते भी होंगे आप लोग। वायुमंडल चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो अरोरा के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो अरोरा क्या होता है कि सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर, एक मिनट मैन, ये सोलर फ्लेयर पे हम लोग फिर से आते हैं। ये सोलर फ्लेयर तो निकल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब एनर्जी फ्लो होती है सन से तो वो जब वायुमंडल में पहुंचती है तो इसे ही सोलर फ्लेयर कहते हैं। लेकिन कभी कभी इस बहुत हेवी अमाउंट में ये एनर्जी फ्लो करती है और ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाती है कहाँ पे? आइनोस्फेयर में। पृथ्वी के आयनोस्फेयर में पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी के आयन मंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? पृथ्वी में घर्षण होता है। क्योंकि पृथ्वी में वायुमंडल है और एक ऊर्जा आई तो आपस में क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण के कारण टकराव उत्पन्न होता है और इसमें चमक पैदा होता जाती है। ये काफ़ी चमकने लगता है और इसे ही जब ये काफ़ी चमकने लगता है तो इसे ही क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। कुछ इस तरह से अरोरा दिखता है और इसे हिंदी में ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ध्रुव के पास ही अधिकतर दिखाई पड़ता है। और ये जो है पृथ्वी पे जो है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ तक ही दिखाई पड़ता है।
हम लोग जहाँ पे हैं भारत से ये नहीं दिखता है। अगर आप 66.5 डिग्री नॉर्थ जाओगे या 66.5 डिग्री साउथ जाओगे आर्कटिक सर्कल पे या अंटार्कटिक सर्कल पे, तो आपको ये रोशनी काफ़ी जो है दिखाई पड़ेगी। लेकिन कब? जब सौर ज्वाला ज़्यादा होगी तब। अब ये जो है उत्तरी ध्रुव पे, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे अलग अलग हो जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पे जो है चुंबकीय ध्रुव के जैसा रोशनी चमक रही है, इसको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पे इसको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं और ये ध्रुव से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक स्पष्ट दिखाई पड़ेगी आपको इस तरह रोशनी, और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और दक्षिणी ध्रुव पे इसके नाम में परिवर्तन आ जाता है और इसको दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे इसको क्या बोलते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ है और ऑरोरा बोरियोलिस कहाँ है। ऑस्ट्रेलिस आप याद रखना, ऑस्ट्रेलिया शब्द याद रहेगा, उससे आप रखना याद कि ये साउथ में है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। जब एक याद रहेगा तो बोरियोलिस तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये नॉर्थ में होगा। तो हम लोग इसके अलावा थोड़ी सी सन की कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि इसका आकार जो है 109 गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। लेकिन जब ये सुपरनोवा विस्फोट करेगा तो ये मात्र 1% रहेगा। इसे आप तारे वाले चैप्टर में अच्छे से समझ सकते हैं। सूर्य का जो वजन है ये 2 × 10⁻27 टन है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है 149.8 × 10⁻6 किलोमीटर है। ये जो है दूरी भारत में काफ़ी प्राचीन काल से ही इसकी गणना हो चुकी है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो एक उसमें श्लोक है हनुमान चालीसा का, युग सहस्त्र योजन पे भानु, क्योंकि उस समय ही इसकी गणना हो गई थी कि एक युग में जो है 12,000 वर्ष होते हैं। एक युग में 12,000 वर्ष होते हैं। एक सहस्त्र में 1,000 वर्ष होते हैं। एक योजन में 8 मील होते हैं। तो युग सहस्त्र योजन = भानु, भानु में सूर्य। इसको हम लोग कुछ थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा जो हनुमान चालीसा का जो एक दोहा है वो है युग सहस्त्र योजन। तो युग मीन्स होता है 12,000 वर्ष। एक सहस्त्र में 1,000 वर्ष होता है और योजन जो है 8 मील के होते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लगभग दूरी प्राप्त हो जाएगी। ये दूरी जो है वो कितना हो जाएगा? 12,000 × 1,000 × 8 मील = 96,000
000 मील। और 1 मील में अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें तो ये कितना हो जाएगा? 1 मील में जो है 1.6 जो है किलोमीटर होता है, तो 96,000,000 इंटू 1.6 करेंगे तो 1536,000,000 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि जो लगभग जो गणना है वो सही है, एग्जैक्ट नहीं सही है, लेकिन लगभग जो है ये गणना तुलसीदास जी ने सही किया था। तो सूर्य की औसत त्रिज्या जो है 6,96,000 किलोमीटर है और सूर्य का जो व्यास है वो 14 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का सतही क्षेत्रफल जो है वो 6.0877 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है। सूर्य का औसत व्यास जो है 1.408 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। सूर्य के अगर द्रव्यमान की बात करें तो सूर्य का जो द्रव्यमान है 1.9891 इंटू 10⁻30 किलोमीटर है। तो आपको कैसा लगा क्लास? आप ज़रूर बताएंगे, मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलर सिस्टम के अंतर्गत ग्रहों को जानेंगे। हमारे 8 ग्रह हैं या हमारे पास 9 ग्रह हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे और कुछ अलग अलग तथ्यों को भी जानेंगे जो कि हमेशा अनछुए रह जाते हैं। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें।